जन राष्ट्रवादी का उदय। तो अब जन राष्ट्रवादी का उदय, इससे पहले हमने देखा कई चरणों में कई विकास देखने को मिले, और जो फिर कांग्रेस और इसके बाद भिन्न संगठनों ने समाज में जागृति उत्पन्न करी। अब इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय वाद का उदय धीरे धीरे भारतीय जो सामान्य जनता थी उसमें किस प्रकार उदित होने लगा। इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं। 1919 के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहे संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगे। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक में कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्या हुआ? पहले विश्व युद्ध में भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटेन भारत के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चों को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर डाल दिया था। सैनिक व्यवसायों में इजाफे और युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों को भारी उछाल आया और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, जैसा कि आप अध्याय 7 में देख चुके हैं। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुएं जैसे जूट के बोरे, कपड़े और पटरियां भी मांग बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी गई थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे थे। तो अब जो ब्रिटिश थे वो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस दौरान जो ब्रिटेन ने उसमें भी प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित था, तो उसमें उसको आर्थिक जो नुकसान हुआ था उसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसकी पूर्ति के लिए वे भारत में भिन्न प्रकार के करों की भिन्न भिन्न प्रकार के नए नए कर उसने लगाए, जिससे कि उसकी आर्थिक आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए, और इसके लिए कई कदम उठाए। और युद्ध ने अंग्रेज़ों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देश में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ एशियाई और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही है। फलस्वरूप ये लोग भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। तो जब युद्ध में जो भारतीय थे जिन्होंने उसमें भाग लिया था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब ये युद्ध का सामना किया और बहुत सारे बदलाव देखे, तब उन्हें समझ में आया कि जो भारत में हो रहा है वो जो ब्रिटेन के शासक वर्ग हैं, जो अधिकारी हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, उसके गवर्नर जनरल हो गए, और इसके अलावा जो अन्य पदों पर आसीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, ये सब किस प्रकार भारतीय समाज का शोषण कर रहे हैं।
जो सिपाही गए उन्हें अब एक नई उसमें उनमें एक जागृति आई और एक नया परिचय आया भारत का निकल के सामने। तो इसका अब धीरे धीरे जब उन्हें मालूम हुआ कि इस शोषण की यह प्रक्रिया है, तो उन्होंने भारत के जो भी ब्रिटिशर्स मौजूद थे भारत में, जो ब्रिटेन के, तो उनका भारतीय लोग विरोध करने लग गए। इसके अलावा 1917 के 17 में रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलाने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। तो इससे क्या हुआ, अब जो समाजवादी विचार थे, ये जो विरोध कर रहा था, जो सामान्य जनता पहले, लेकिन उसका जो संगठन और समर्थक करता था वो समाजवादी संगठन था। तो उन्होंने मिलकर बड़े पैमाने पर विरोध किया। और इसके अलावा 1917 में रूस की क्रांति हुई। इसके बाद इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। तो अब इससे क्या हुआ, जैसे जैसे रूस की क्रांति हुई और इसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध देखा गया, तो इससे धीरे धीरे जो भारतीय लोग थे उनमें राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो रही थी और उनको एक प्रकार से प्रेरणा मिल रही थी इन सब के माध्यम से। गांधी जी का आगमन भारतीय राष्ट्र की राजनीति में बहुत अधिक इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहाँ नक्सलभेद पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुस्लिम, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिली और पश्चिमी भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील, मजदूर, सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। तो इन्होंने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चलाया था, रंग भेद जो किया जाता था काले और गोरे के बीच। तो इन्होंने दक्षिण भारत में जब ये आंदोलन चलाया और इस दौरान उनकी कई लोगों से भेंट हुई, जैसा कि भिन्न भिन्न धर्मों के जो व्यक्ति थे उनसे, इसके अलावा वकीलों से, मजदूरों से और भारतीयों से। तो अब इसी क्रम में जब उन्हें मौका मिल चुका था, तो महात्मा गांधी को इन सब का अपने जीवन में अनुभव था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वह यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालातों को समझने लगे रहे और उनकी शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आए। तो प्रारंभ में इनका जो आंदोलन था, सर्वप्रथम चंपारण जो कि बिहार में, वहाँ पे, इसके अलावा खेड़ा में और अहमदाबाद जो स्थानीय लोग छोटे छोटे आंदोलन किया करते थे, उनके मुख्य रूप में उभरकर सामने आ रहे थे। आइए अब 1919 से 1922 के बीच आंदोलनों को कुछ
को कुछ गहराई से देखें तो ये देखिए ये चित्र। नटाल कांग्रेस की स्थापना डरबन दक्षिण अफ्रीका 1895 के अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का संगठन किया। और चित्र में महात्मा गांधी को पहचानिए, थोड़ा मुश्किल है लेकिन इसमें बताया गया है कि वही पिछली कतार के ठीक बीच में कोट और टाई पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। पीछे की कतार में ये रहे महात्मा गांधी, ये है। रॉलेट एक्ट 1919 में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बतलाया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि उसे कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया गया और हड़ताल की गई। तो अब रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने आवाज़ उठाया, जिसमें ये नियम निकाला गया था कि किसी भी भारतीय जनता का जो सदस्य है, भारतीय लोग, अगर उनको किसी संदेह कोई जो गतिविधियां करे, जैसे आंदोलन चला रहा है या पत्र प्रकाशित कर रहा है ब्रिटिश शासन के खिलाफ, तो उसको यदि किसी व्यक्ति को शक है, कोई भी भारतीय व्यक्ति हो, तो अंग्रेज अफसर उसे पकड़कर जेल में बंद कर सकते थे। तो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और आंदोलन किया। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला आखिर भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ते अपनाए। वैसाखी के दिन 13 अप्रैल अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किए गए हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड्स की उपाधि वापस कर दी। तो क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट में जो कहीं स्थान पर जैसे जन समूह एकत्रित हुआ हो, किसके लिए, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, और ऐसा जैसे कि भारत में जो ब्रिटिश अफसर थे, उनको यदि ऐसा कुछ संदेह होता है कि ये उनकी सत्ता को चुनौती देंगे, तो ऐसा ही कुछ हुआ था जलियांवाला बाग में, जहाँ पर अमृतसर में इसके रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा आयोजित करी गई थी। तो वहाँ पे सभी इकट्ठा थे उस स्थान पर, और
वहाँ पे कुछ जो उसके नेता थे समूह के, आपसी विचार विमर्श कर रहे थे और सामान्य जनता को इसमें सम्मिलित किया था। जब इस समूह को देखा तो जनरल डायर ने इस पर बिना कुछ सोचे समझे गोली चला दी। तो इससे क्या हुआ, इससे जो भारतीय निर्दोष जनता थी जिनका कोई कसूर नहीं था, वो इतनी अधिक संख्या में मारे गए। और इसके अलावा बहुत अधिक भगदड़ मची और नए जो निर्दोष बच्चे हैं उनकी भी जानें गई। तो इसकी नाराज़गी में जो रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्हें उपाधि प्रदान की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा ही, नाइट्सहुड्स की, वो उपाधि उन्होंने वापस कर दी। नाइट्सहुड्स जो उपाधि थी, वे देखिए क्या होता है इसका मतलब, ब्रिटिश जो राजा या रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत असफलताओं या जनसेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि। रॉलेट एक्ट, ये देखिए ये कुछ दृश्य दिया गया है। वह परिसर जहां जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चला दी। बाद में इस चित्र में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशान की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये जो गोलियां चलाई गई थी, तो जब उसमें भगदड़ मची तो कुछ जो गोलियां दीवारों पे भी जाकर लगी। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए महात्मा गांधी भी चाहते थे कि उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों तथा अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू एवं मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन चला था उस पर अनुरोध किया गया था कि जो हिंदू मुस्लिम व्यक्ति हैं इस धर्म के, वो एक दूसरे का विरोध न करके सहयोग प्रदान करें। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का मुख्य मुद्दा इस तरह का एक झंझावात मुद्दा था। 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के तहत इस घटना पर भी भारत के लोगों में काफ़ी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान भी ये चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण करना चाहिए। और खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब इस सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन रूप शुरू करना चाहते थे। और क्या हुआ, गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाले हत्याकांड और खिलाफत के मामले में अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य आरंभ होने का कारण क्या था? इसका कारण ये था जो एक तो सबसे पहले कि समाज में असंतोष था, और इसके अलावा इन्होंने इतने अधिक बेगुनाह व्यक्तियों की जान ली थी, किसमें जलियांवाला हत्याकांड में निर्दोष लोगों की बहुत अधिक जान गई थी। और इसके विरुद्ध लोगों में बहुत अधिक गुस्सा था, और जो कई विद्वान थे नए नए पदों पर और उच्च पदों पर आसीन थे, उन्होंने उसका विरोध कर दिया। और विरोध में जो पदवी है वे सब उन जो ब्रिटिशर्स द्वारा प्रदान की गई थी उसे वापस कर दी। और जो ओटोमन साम्राज्य में
जो मुस्लिम स्थान था वहाँ पर खिलाफत आंदोलन चल रहा था। खिलाफत आंदोलन यहाँ चल रहा था, तो वहाँ पे आंदोलन इस बात का चल रहा था कि जो ओटोमन साम्राज्य में जो मुस्लिम स्थानों पर भिन्न प्रकार के जो पाबंद लगाए गए थे और उनका ब्रिटिशर्सों का अधिक उस पे दबदबा था, तो उसे वो चाहते थे कि मतलब उससे उनको मुक्ति मिले। तो इन सब को इन जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसको इसी में ले जाकर जोड़ दिया और मिला दिया। इससे खिलाफत आंदोलन और अधिक तेज़ी से फैला और अधिक बढ़ता चला गया। 1921 और 22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, सी गोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेज़ों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और 1920 और 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के गुहाने पर खड़े थे। तो क्या हो रहा था, अब धीरे धीरे जो आंदोलन का विरोध अधिक बढ़ने लग गया था और 1920, 21 और 22 में असहयोग जो आंदोलन था इसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। उनके जो कपड़े थे जो विदेश से आयातित होते थे उनको जला दिया गया और साथ ही साथ जो मोतीलाल नेहरू, C.R. दास और C. गोपालाचार्य और आसफ अली जो बहुत बड़े बड़े वकील थे, इन्होंने वकालत करना छोड़ दी। जो किसके लिए लड़ते थे? ब्रिटिश सरकार के लिए ही, मतलब उनसे ही शिक्षा प्राप्त करके। फिर इसके बाद जब ये सब होने लग गया तो अब धीरे धीरे लोगों में और जागृति उत्पन्न हुई और लोगों की पहलकदमी आरंभ हो गई। तो देखिए अब आगे पहलकदमी के बारे में पढ़ते हैं। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर भिन्न वर्गों एवं समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाए। आइए कुछ ऐसे उदाहरण पर विचार करें। जो खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेज़ों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतर लोगों में शराब की दुकानों की घेरेबंदी की गई। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इस सत्याग्रहों में कई बार ये चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। इसका विरोध इसीलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। तो अब जैसे कि घेरेबंदी की बात करी और इसके अलावा जो गरीब किसान था उसका बहुत अधिक शोषण हो रहा था और उन्होंने
कई आंदोलन चलाए, जैसे वन सत्याग्रह है, और जो जंगलों में भिन्न प्रकार की जनजातियां रहती थी उनका उनके द्वारा भिन्न प्रकार के आंदोलन इससे पहले हो चुके थे। और फिर धीरे धीरे लोगों में जैसे कि जो वन के अधिकार थे वो सीमित कर दिए गए थे, जिससे कारण लोग अपना जो जीवन है स्वतंत्रता पूर्वक नहीं जी पा रहे थे। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर जो लगे कर और कम करा देंगे और वन के कानूनों को ख़त्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने राजस्व का ऐलान कर दिया था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें जो सामान्य जनता थी वो गांधी जी की ओर अधिक आकर्षित होने लग गई कि अब वो उनका ऐसा विचार था कि शायद अब गांधी राज शुरू हो जाए। सिंध, मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के संगठन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। तो अब क्या है, जो व्यापारी थे और इसके अलावा जो किसान थे, इन सब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई ताकत बनकर उभर कर सामने आए। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेज़ों की सहायता से गुरुद्वारे में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी जी की जय के नारे लगते हुए चाय बागान मजदूर ने अपनी तनख्वाह के इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा था। तो क्या हो गया था, अब बहुत से लोग जागरूक हो रहे थे और जिनका अधिक शोषण हो रहा था या किसी भी प्रकार से वे जो ब्रिटिश शासन के अफसर्स थे उनको एक सहयोग प्रदान कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। और वे चाहते थे कि देखिए महंत कौन है, जो सिख गुरुद्वारे के जो धार्मिक कर्ता धर्ता होते हैं वे महंत, और गैर कानूनी बेदखली पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना। ये उन्होंने ब्रिटिशर्सों ने ऐसा किया था किसके प्रति, ये जो जंगलों में जनजातियां रहा करती थी उनके खिलाफ। ये देखिए महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि, जो ये देखिए महात्मा गांधी एक सारथी के रूप में, जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत का झंडा लिए हुए, और इसके अलावा भिन्न प्रकार के ये देखिए यहाँ पे नेता जो कि इसके, और यहाँ सुभाष चंद्र बोस और भिन्न प्रकार की सेनाएं में सम्मिलित स्वराज मंदिर। तो कुछ इस प्रकार की छवि जो ये सब लोग थे उभर कर सामने आ रही थी। जनता के
इधर उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतीहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी का श्रेय दिया। उदाहरण के लिए, एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने भी कार्यवाहियां भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। तो भिन्न प्रकार के जो जनता थी वे गांधी जी का समर्थन करती थी और जो भिन्न प्रकार की उपलब्धियां उन्हें प्राप्त होती थी तो उसका जो श्रेय दिया जाता था वो महात्मा गांधी को अधिकांश रूप में दिया जाने लग गया था। 1922 से 1929 की घटना है। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ में चोरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया गया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए और किसान इसीलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्वक जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी जो थे वो ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे कुछ अन्य नेताओं की दलील थी कि राष्ट्र पार्टियों को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नौकरी को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली और 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। तो अब भिन्न प्रकार की घटनाएं उभर कर सामने आने लग गईं और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू और भिन्न प्रकार के जो जन नेता थे वे इन सब में हिस्सा लेने लग गए और भिन्न भिन्न जो परिषदें थी वे सब सामाजिक जो असंतोष था उसमें सहयोग प्रदान करने लग गए और इसी दौरान 1930 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाएं। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिरी
आखिर में कांग्रेस ने संपूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो अब जब इसी क्रम में आगे बढ़े तो आगे चलकर भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन किए और 1930 में सबसे पहला स्वतंत्रता आंदोलन दिवस सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और देखिए साइमन कमीशन जब भारत आया तो उनको नारे दिए गए कि साइमन कमीशन वापस जाओ। उसी का ये एक चित्र प्रदर्शन है। 1927 में इंग्लैंड में थी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीति भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। भारी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला किया। जब साइमन कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया और प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन कमीशन वापस जाओ। दांडी मार्च। संपूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था और महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों एवं गरीबों के बीच भेदभाव पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर आए और वहां उन्होंने तट पर बिखरे नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। ये देखिए ये चित्र नमक कानून इन्होंने तोड़ा था। एक मुट्ठी नमक उठाकर महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना करते दृश्य ये दिखाया गया है। दांडी मार्च निकाला था और इसी क्रम में जो ऐसा सत्याग्रह चलता था उसमें कई महिलाएं भी सम्मिलित होती थी। उसी में से एक महिला थी कर्नाटक की अम्बाबाई। इनका जो विवाह हुआ था वो 12 वर्ष की आयु में हुआ था और 16 वर्ष की आयु तक इनके पति की मृत्यु हो गई थी। तो ये विधवा हो गई थी और जब इनके पास कोई और जीवन में कुछ नहीं बचा तो इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पानी उबालकर नमक बनाया। ये महात्मा गांधी की बात की जा रही है और इस आंदोलन में किसान, आदिवासी और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने संपूर्ण सत्याग्रहों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों ने जेल में डाल दिया गया। तो जब नमक सत्याग्रह का उल्लंघन हुआ तो जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने भारतीय लोगों को जेल में उठाकर डाल दिया। बहुत से लोग उसमें महात्मा गांधी भी सम्मिलित थे। महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू की ये तस्वीर 1931 में। और सरोजिनी नायडू भारत की पहली अध्यक्ष महिला थी। कांग्रेस पार्टी की पहली अध्यक्ष महिला सरोजिनी नायडू।
भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रकाशित स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएं। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैया के कारण कांग्रेस के नेता ने ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद करने को तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए और अंग्रेज़ों ने यह बात नहीं मानी और फ्रांसीसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफ़ा दे दिया। तो अब क्या है, जो भारतीय नेता कांग्रेस पार्टी के जो थे वे उन्होंने जो ब्रिटेन है उनका सहयोग किस शर्त पर देना स्वीकार किया कि जो 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है उसमें वे सहयोग प्रदान करेंगे, बशर्ते कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसकी समाप्ति के पश्चात उन्हें अर्थात भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। और इसी क्रम में आगे ये भारत छोड़ो और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की बात है। ये देखिए, ये चित्र भारत छोड़ो आंदोलन का एक दृश्य दिया है। प्रदर्शनकारी जो हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे, हजारों लोग गिरफ्तार हुए, से ज़्यादा मारे गए और असंख्यक लोग घायल हुए। और देखिए, ये सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़ो आंदोलन ये जो चल रहा था, इससे भी पहले जो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के नेता बने और इन्हें जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ इन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिसके कारण जो ब्रिटिश अफसर्स थे वे हमेशा इन पर निगरानी रखने का प्रयास किया करते थे। और इन्होंने क्या किया था, जब कांग्रेस किसी अनबन के कारण इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और क्या किया, ये कलकत्ता को छोड़कर वहाँ से निकले। इसके बाद उन्होंने जर्मन के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुँचे। फिर वहाँ पर वे भारत को अंग्रेज़ों का जो नियंत्रण था उससे मुक्त कराना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज नामक की स्थापना करी, जिसमें जो आर्मी होती थी, जो ये सब सुभाष चंद्र बोस उसको निर्मित किया उन्होंने और कई प्रकार से उन्होंने सहयोग दिया भारतीय आज़ादी के लिए। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू कर दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों को चेतावनी दी कि वह फ़ौरन भारत छोड़ दे। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेज़ों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करे। गांधी जी और अन्य नेताओं को फ़ौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़े संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े और देश भर में संचार और राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपने सरकार का गठन कर लिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन में भिन्न प्रकार की क्रियाएं हुई। जो नवयुवक थे उन्होंने विद्यालय स्कूल जाना छोड़ दिया
और जो आम आवश्यकताएं और जो वस्तुएं ब्रिटेन से आती थी उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया, और नमक सत्याग्रह जो ये चला। इसके अलावा भिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों का उदय हुआ। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर दिए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मार दिए गए थे। और साथ ही साथ बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ों पर गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया गया था। और आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने में मजबूर कर दिए। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? तो मुस्लिम लीग ने स्वायत्त व्यवस्था थी उसकी मांग करी थी। और 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र बनाने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने से 20 और 30 के दशक में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनावों का भी हाथ रहा होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इसमें से ज़्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिलाया था कि यह जो मुसलमान अल्पसंख्यक है और किसी भी लोकतंत्रीय संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। तो प्रारंभ में जब मुस्लिम लीग जब संगठित हुई तो उसकी ऐसी कोई मांग नहीं थी कि उसको एक अलग राज्य पाकिस्तान के रूप में प्राप्त हो, लेकिन उसने एक स्वायत्त राज्य की स्वायत्त सत्ता की बात करी थी। तो धीरे धीरे इसमें आगे चलकर बहुत अधिक तनाव हुआ और फिर इसके बाद 1937 में मुस्लिम लीग जो है और कांग्रेस के साथ इसका ये चाहते थे ये दोनों पार्टियां मिलकर भारत के लिए काम करें, लेकिन जो भारतीय कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने इसके साथ मिलना स्वीकार नहीं किया। इसके कारण इन दोनों पार्टियों के बीच तनाव और बढ़ गया। देखिए ये जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में 1946 की तस्वीर है ये। और साथ ही साथ खां अब्दुल गफ्फर खां ये जो थे ये इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये गांधी के जो विचार थे और जो उनकी जो भी जो सार्वजनिक नीतियाँ थी और भिन्न प्रकार के जो अपना उनका जो नैतिक विचार था, इन सब पर ये खां अब्दुल गफ्फर खां बहुत अधिक गांधी जी से प्रभावित थे। तो इन दोनों के विचार अधिकांश देखने को मिलते हैं। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये देखने को मिलते हैं प्रश्न। साथ ही साथ
30 के दशक में मुस्लिम जनता ने अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनधार फैलाने और मदद दी। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के राज्य नेता जेल में थे, उसी समय लीग ने अपने प्रभाव फैलाने में तेजी का प्रयास किया। 1945 विश्व युद्ध के समाप्त होने पर अंग्रेज ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू की। यह जो वार्तालाप असफल रही, क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधित्व माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उनके साथ थे। 1946 के दौरान प्रांतीय चुनाव सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन तो बहुत अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीट पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली और लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। और मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक ही राजनीतिक बंदोबस्त समझाने के लिए 3 सामुदायिक परिसंघ भारत भेजे। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अभिजाती और रहे और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किए गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रस्तावों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्यंभी था। तो अब धीरे धीरे जब कांग्रेस और भारतीय जो पार्टी थी उनमें खिंचाव तनाव हो गया, और जिस कारण इसमें जो पाकिस्तान की मांग और अधिक तेज़ी से उभरती रही। और जब मुस्लिम लीग जो बनी, बाद में उसे एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की जब उसने मांग करी और उसमें उसे सफलता मिली, तो इससे मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग और अधिक बढ़ गई। जब ये प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया, तो इसको जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। इस दिन कलकत्ता में दंगे भड़के जो कई दिन तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के भिन्न भागों में भी हिंसा फैली। तो अब कैबिनेट मिशन की विफलता के लिए मुस्लिम लीग ने एक जन आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। कब? 16 अगस्त 1946 को। और इससे क्या हुआ? मार्च 1947 तक उत्तर भारत के भिन्न भागों में हिंसा फैली, कलकत्ता में फैली, इसके अलावा भारत के भिन्न भागों में फैली। कई लाख लोग मारे गए, असंख्य महिलाओं को विभाजित किया गया कि इस हिंसा में अतर्कनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी ज़मीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई और शहर का माहौल बदल गया। नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। ये देखिए, ये कुछ तस्वीर है
हिंसाग्रस्त पंजाब में आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठे हो रहे थे। तो अब जब भारतीय विभाजन हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, तो बहुत से ऐसी जनता है जो पाकिस्तान के क्षेत्र में आई थी बंटवारे के दौरान, तो वे वहाँ नहीं रहना चाहते थे, वे भारत में आना चाहते थे। और भारत की बहुत सी ऐसी जनता थी, ऐसे बहुत से लोग थे जो भारत को छोड़कर पाकिस्तान में जाना चाहते थे। तो उसमें जब यहाँ से वहाँ जाना और वहाँ से यहाँ आना, जब ये इस प्रकार की प्रक्रिया चली, तो इसमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनकी संपत्ति वहीं रह गई। इसके अलावा और जैसे खान पान और घर परिवार, रिश्ते संबंध, ये सब टूटे और बहुत अधिक हिंसा उभरी, जिसमें स्त्रियों का बहुत अधिक शोषण हुआ था। तो इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। तो इस प्रकार इन समस्याओं के साथ साथ भारत आज़ाद होता है, जो हालांकि एक हर्ष का कारण होना चाहिए था, लेकिन अंत में जब उसका विभाजन हो गया तो थोड़ा दर्दनाक और हिंसात्मक था। तो आज का जो विषय और आज का जो टॉपिक है, वे यही समाप्त होता है। अब हमारा अगला चैप्टर होगा अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।